नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं गुलशन सिंह आपकी सेवा में हाजिर एक नई कहानी के साथ, एक नई शुरुआत। आज की कहानी बिहार के गोपालगंज से है। कहानी सच्ची है, बहुत ही प्यारी कहानी है और आशा करता हूँ कि ज़रूर आपको अच्छी लगेगी कहानी। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे विनती कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेके आता रहूं, आपको सुनाऊं, आपको एंटरटेन करूं। चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। कहानी बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की है। राधिका और सुरेश की शादी लगभग 11 साल पहले हुई थी। 11-12 साल हो गई थी शादी को। दोनों रहते थे साथ में, खुश थे दोनों अपनी शादी से। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। राधिका का कोई अपना भाई नहीं था, तो वो मजबूरी में अपने मायके ज़्यादा रहती थी अपने माता पिता की सेवा के लिए। और सुरेश चार भाई था। उसके सुरेश सबसे छोटा था। राधिका का अपने मायके में ज़्यादा रहना घर वाले को खटकता था और घर वाले चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से सुरेश और राधिका को अलग कर दिया जाए। जैसे सुरेश मुंबई में काम करता था, काम जो भी वहाँ से पैसा होता था थोड़ा बहुत राधिका को देता था, बाकी सारा पैसा घर वाले को ही दे दिया करता था। तो उसके घर वाले सोचते थे कि अगर राधिका नहीं होती तो सारा पैसा तो हमें ही मिलता। और यही चक्कर में सुरेश और राधिका की शादी में वो टांग अड़ाने लगे। उन दोनों के बीच में सुलह नहीं होने देना चाहते थे। सुरेश को रोज़ फ़ोन करके राधिका के बारे में कुछ ना कुछ सुनाया करते थे, उसके कान भरते रहते थे कि वो तो बदचलन है, वो ऐसी है वैसी है, अपने मायके रहती है, वहाँ पे अपना यार बना रखी है। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें सुरेश के कानों में रोज़ के रोज़ डाला करती थी। इस चीज़ से सुरेश थोड़ा कन्विंस होने लगा और उसने राधिका पर से अपना ध्यान ही हटा दिया। ना राधिका से बात करता, ना कोई चिट्ठी, ना कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं, ना राधिका के पास जाता। राधिका भी नहीं आती थी, वो अपने मायके ही रहती थी। और इधर सुरेश मुंबई में सेंटरिंग का काम करता था, फोरमैन था, अच्छे खासे पैसे कमा लेता था वहाँ पे। 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपया वो घर भेजा करता था हर एक महीने। तो उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि कभी वो राधिका को अपने घर लाए, क्योंकि अगर वो उसको लाएगा तो इनको मिलने वाला पैसा कम हो जाएगा। इसीलिए एक बार की बात है, सुरेश का पैर टूट जाता है मुंबई में ही काम के दौरान। वहाँ उसने अपना इलाज कराया, प्लास्टर व्लास्टर कराया। प्लास्टर कराने के बाद उसने सोचा कि यहाँ से अच्छा है कि मैं घर चला जाता हूँ। घर पे भाई है, पापा हैं, सब हैं, तो वहाँ हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो ये सोच के घर आ जाता है। घर आने के बाद सभी बोलने लगते हैं कि यहाँ क्यों आ गए, मुंबई में ही इससे अच्छे डॉक्टर थे। तो सुरेश कहता है कि हमें इलाज की तो अब यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, बस बैंडेज कटाना है और तो यहाँ कोई काम नहीं है, ये तो कोई भी कर देगा। बाकी मुझे आराम की ज़रूरत है, इसलिए मैं घर आ गया हूँ।
तो उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहे, क्योंकि अगर वो यहाँ है तो उसके पैसे नहीं मिलने हैं उससे, इसलिए बहुत ताने मारते थे। सुरेश अपने घर वाले के व्यवहार को देख के परेशान हो गया। वो सोचने पे मजबूर हो गया कि जिस घर वाले को मैंने इतने सालों से हर महीने मैं जो कमाता था वो सारा भेज दिया करता था कि उनको कोई दिक्कत ना हो, घर में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, रुपए पैसे के लेके खास करके, और ये घर वाले मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उसका दिमाग खटका। सुरेश ने जैसे ही अपना प्लास्टर कटाया, उसके अगले दिन से ही घर वाले उस पर दबाव बनाने लगे कि तुम मुंबई चले जाओ, तुम मुंबई चले जाओ, यहाँ क्या करोगे बैठ के, वहाँ जाओगे काम करोगे कुछ पैसे आएंगे, देख रहे हो घर की हालात क्या है, ये हो। सुरेश तंग आ गया इस चीज़ से। उसने कहा कि आज तक हमने जो भी कुछ हुआ, हर समय हमेशा हर महीने आपको नियमित तौर पे पैसे भेजता रहा, और आज आप लोग हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो पता नहीं आप लोग मेरी पत्नी के साथ क्या क्या करते होंगे, आप झूठ बोलते होंगे। उसके बाद सुरेश मुंबई जाने से पहले ही घर में बंटवारा करता है। बंटवारा करके अपना ज़मीन वही सब अलग कर लेता है। उसके कुछ दिनों के बाद उसके पास कुछ सेविंग थी अलग, जो घर वाले को देने के बाद जो अपने पास रखता था, उस पैसे से उसने घर बनाना शुरू कर दिया। जो अपने हिस्से में उसकी ज़मीन आई थी उसमें उसने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया। तो घर वाले ताना देने लगे, कोई है नहीं देखने के लिए, कोई कुछ नहीं, घर किसके लिए बना रहे हो। गांव वाले भी उसके साथ साथ मजे लेने लगे उसके। एक दिन सुरेश के दिमाग में ये बात खटक गई। उसने बाइक उठाई, निकल पड़ा अपने ससुराल की ओर, जो राधिका का गांव था। सुरेश के गांव से लगभग 70-75 किलोमीटर दूर था राधिका का गांव। वो वहां जाता है, पर जो 10-11 साल पहले वो वहां जाता था और अभी में बहुत अंतर आ गया था। फिर भी सुरेश किसी तरह पुरानी यादों के सहारे ही पहुंचता है वहां पे, ढूंढने का प्रयास करता है। एक चाय वाला था दुकान, वहाँ पे वो बैठ के वहाँ पे चाय पीता है कुछ देर। फिर उसके बाद वो अपने ससुराल की तरफ आगे बढ़ने का सोचता है, क्योंकि उसका ससुराल बीच गांव में था। तो उसने मास्क पहन लिया, चेहरे पे हेलमेट डाल ली कि कोई उसे पहचान ना पाए। वो निकलता है अपने ससुराल के पास, जो उसका घर था उसके सामने उसने बाइक लगाई, बाइक पे ही बैठा रहा। तो उसने देखा कि उसके सास ससुर जीवित थे। ससुर उसके चारपाई पे बैठे हुए थे और उसकी सास वहीं नीचे सरसों झाड़ रही थी, निकाल रही थी। थोड़ी देर वो उसको देखते रहता है कि कहीं राधिका नज़र आ जाए, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। थोड़ी देर के बाद उसकी सास पूछती है कि बाबू किससे मिलना है, किसके यहाँ आए हो। तो सुरेश कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे ही बस मैं निकलता हूँ। फिर वो सुरेश वहाँ से उदास मन से निकल जाता है, सोचता है कि पता नहीं राधिका का क्या हुआ नहीं हुआ। वो बहुत धीरे धीरे बाइक अपना चलाता हुआ जा रहा था। थोड़ी दूर जाता है तो उसे बगीचे की याद आती है। बगीचे के साथ में तालाब था। तो जब सुरेश आया करता था अपने ससुराल पहले, तो राधिका के साथ उस बगीचे में जाया करता था, बैठता था, क्योंकि गांव में गर्मी के दिनों में सब एक जगह बैठते हैं पेड़ की छांव में, तो ये लोग भी वहाँ जाया करते थे, वहाँ हंसी मजाक होती थी, गांव के और सारे आदमी आते थे। तो सुरेश भी वहाँ जाया करता था। आती है वो, उस रास्ते पे जाता है
वो रास्ता पहले कच्चा था, अब ईंट खड़ंजे की बना दी गई थी। तो जब वो कुछ उस रास्ते पे कुछ दूर जाता है तो देखता है कि दूर खेत में एक जगह कुछ 8-10 बकरियां खेत में चल रही थी। पास में एक औरत बैठी हुई थी और एक बकरी का छोटा बच्चा को अपने गोद में लिए हुए उससे प्यार कर रही थी। सुरेश धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुंचता है, पहचानने का प्रयास करता है। वो पहचान जाता है कि ये तो राधिका ही है। वो मन ही मन बहुत खुश होता है और उसने राधिका से पूछा कि मुझे बकरी चाहिए थी एक, तो कितने का मिलेगा। राधिका कहती है कि ये अभी बेचने के लिए नहीं है, अभी बहुत छोटी है, तो अभी हम नहीं बेचेंगे इसको। तो सुरेश कहता है कि नहीं, मैं पालने के लिए ही ले रहा हूँ, तो मुझे छोटे से कोई दिक्कत नहीं है, आप दाम बता दो इसका। कुछ देर जब ऐसे राधिका और सुरेश आपस में बात करते हैं तो सुरेश की आवाज़ को राधिका पहचान जाती है। वो उससे कहती है कि आप अपना हेलमेट उतारिए। तो सुरेश कहता है कि मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, आप विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ बकरी लेने के लिए ही आया था। वो बोलती है नहीं नहीं, आप अपना हेलमेट उतारिए, मास्क निकालिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा पति सुरेश है। जैसे ही सुरेश ने अपना हेलमेट और मास्क उतारा, राधिका ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और दौड़ के जाके उससे लिपट जाती है और रोना शुरू कर देती है। सुरेश बार बार चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो रोती ही जाती है, रोती ही जाती है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उससे रोते हुए पूछती है कि आप इतने सालों से कहाँ थे। मैं बस जिंदा हूँ आपका नाम लेके। सुरेश देखता है कि राधिका ने सिंदूर तो लगा रखा है, पर कान में हाथ में कहीं कुछ कोई जेवर नहीं है। राधिका को चुप कराने का प्रयास करता है, राधिका रोती ही जाती है। एक ही रट, आप इतने सालों से कहाँ थे, आप क्यों नहीं आए मुझसे मिलने। दूर दूसरे खेतों में दो औरत और भी बकरियां चरा रही थी। वो ये नज़ारा देख रही थी। वो भी दोनों औरतें राधिका और सुरेश की तरफ आते हैं। जब नज़दीक आते हैं तो उसमें से एक औरत राधिका की चाची होती है। वो भी पहचान जाती है सुरेश को, नज़दीक आती है, सुरेश से कहती है कि आप इतने साल के बाद आए हो, इतने साल आप कहाँ थे। आपका नाम लेके ये अभी तक जी रही है। शादी करने के लिए भी बोला तो इसने मना कर दिया। सिंदूर आपके नाम का लगाती है, कहती है कि मेरा पति जिंदा तो है ना, कहीं भी है। तो फिर उसकी चाची पूछती है कि अब इतने सालों के बाद यहाँ क्या किस लिए आए हो। तो कहता है कि मैं राधिका को लेने आया हूँ। उसकी चाची भी रोने लगती है। फिर सुरेश कहता है कि पहले इसको आप चुप कराइए, मैं सारी कहानी बताता हूँ। हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको मैं दूर करता हूँ और मैं राधिका को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मैं इसको लेने आया हूँ। उसकी चाची राधिका को शांत कराती है। फिर राधिका और सुरेश बाइक पे बैठ के घर जाते हैं। फिर वहाँ सास ससुर और गांव मोहल्ले वाले भी, आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं। सभी वहाँ बैठ के सुरेश से बात करते हैं। सुरेश ने अपनी सारी कहानी बताई। उसने उन्हें समझाया कि इतने साल दोनों का दूर रहने का जो कारण था। फिर वो राधिका से कहता है कि मैं अपने हिस्से में नया घर बना रहा हूँ,
और मैं चाहता हूँ कि उस घर में ही हम दोनों रहें। तो राधिका कहती है कि इतने साल, अब अंतिम समय में मैं अपने माँ बाप को छोड़ के तो वहाँ नहीं रह सकती, जब तक ये जीवित है मैं यहीं रहूँगी। तो सुरेश कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ तुम्हें ले जाऊँगा, मैं इन दोनों को भी लेके जाऊँगा, वहीं रहेंगे सब। मैं नया घर बना ही रहा हूँ, सब साथ साथ ही रहेंगे। उसके बाद सुरेश एक आध हफ्ते वहाँ रुकता है, उसके बाद वो अपने घर जाता है। 1 डेढ़ 2 महीने में फिर उसका नया घर तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद फिर उसने गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त निकाल करके फिर आता है, राधिका को अपने साथ ले जाता है। राधिका के माता पिता भी उसके साथ ही जाते हैं। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके परिवार वाले वो आ जाते हैं फिर से इन दोनों की ज़िंदगी में आग लगाने के लिए। इतने सालों से ये कहाँ रही, क्या किया, तुम्हें कुछ पता भी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बात बोलने लगे। उस पर सुरेश अपने परिवार वालों पे गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इसी सब कारण से तो मैं इससे इतनी दिन दूर रहा, अब आप लोगों की कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। घर वाले भी समझ जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, अब हमारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, जो अब जिसके नसीब में होगा होगा। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।